हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। क्लियर? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन हम पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में आपको चालकत्व के बारे में पढ़ाया था। सही है, जिसका फॉर्मूला बताया था G बराबर 1/R। ध्यान करो, चालकत्व होता है G और इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/R, मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। एक चालकता बताई थी, ध्यान करो, 1 ml बिलियन का चालकत्व चालकता कहलाता है। सिंबल के और फॉर्मूला था K बराबर GG स्टार, आपको ये याद रखना है। G होता है 1/R और G स्टार होता है L/A, जिसको सेल स्थिरांक भी कहते हैं। दो फॉर्मूले, एक आपको मैंने लास्ट में मोलर चालकता भी पढ़ाई थी जिसका सिंबल था लैम्बडा और फॉर्मूला था K × 1000/m। ये मोलर चालकता बताई थी। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, इन पर न्यूमेरिकल बन सकता है। देखो, न्यूमेरिकल इस पे बनता है K पर, K ज्ञात करवाए। तो या तो K ज्ञात करवाए, ऐसे फॉर्मूले में आपको G और G स्टार के मान डायरेक्ट दे देगा। G का मतलब चालकत्व और G स्टार मतलब सेल स्थिरांक। या आपको A कहेगा, L और A के मान देगा और R के मान देगा और K निकलवाएगा। सही है? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें K ज्ञात करवाए। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसमें लैम्बडा ज्ञात करवाए। लैम्बडा ज्ञात करवाए तो आपको K का मान और बिलियन की मोलरता देगा। K कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि K आपको डायरेक्ट दे। K के लिए आपको G और G स्टार के मान दे सकता है। तो पहले G और G स्टार से K निकालोगे और K फिर फॉर्मूले में मोलरता, फिर लैम्बडा निकलेगा, मोलर चालकता। तो एक क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में इस पर किया था। आगे क्वेश्चन और करेंगे, आप बेफिक्र रहो, इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन और नहीं। मैं आपको ध्यान होगा, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कराता हूं लास्ट में, तब आपके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो वर्तमान समय में आप फिलहाल इन फॉर्मूलों को ढंग से क्लियर कर लो। अब मैं आपको आगे बढ़ा लेता हूं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है, ढंग से जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उन टॉपिकों को समझते चलो। बाकी चैप्टर की तो गारंटी मेरी है, 100% आपके चैप्टर तैयार हो जाएगा, 100%, कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर? 100% चैप्टर बहुत ही मजेदार है, पूरे नंबर आएंगे आपके, ढंग से पढ़ते चलो बस। अगला टॉपिक, मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूं, ध्यान हो, हर एक लेक्चर में एक टॉपिक पूरा करता हूं। आज का टॉपिक है प्रायोगिक रूप से, बड़े ध्यान से समझना, ये टॉपिक थोड़ा कठिन है। प्रायोगिक रूप से चालकता का मापन। ठीक है, अब एक देखो, ये कोई बिलियन है और मैंने कहा है इसकी चालकता बताओ। चालकता मतलब K ज्ञात करना है और प्रायोगिक रूप से, प्रयोग से निकालना है K का मान। मन ऐसे नहीं, लड़का कह रहा है साहब ये फॉर्मूला लगा लेंगे K बराबर GG स्टार। सही है, तो ये फॉर्मूला तो लगा लोगे पर G का मान भी तो चाहिए और G स्टार का मान भी तो चाहिए। तो K निकालने के लिए आपको G चाहिए, G का मतलब 1/R, प्रतिरोध चाहिए, और G स्टार मतलब L और बीच के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी A चाहिए। L इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, A इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। मेरा कहने का तात्पर्य समझो कि प्रयोग करके आपको इस बिलियन की K निकालनी है, चालकता निकालनी है। कैसे निकालोगे, ढंग से समझना। ठीक है, तो कोई बिलियन आपको दिया, ढंग से समझना। प्रायोगिक रूप से चालकता का मापन मतलब प्रयोग द्वारा आपको चालकता ज्ञात करनी है किसी बिलियन की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बिलियन का प्रतिरोध निकालना होगा, क्योंकि बिना प्रतिरोध के K नहीं निकलेगी। क्योंकि K निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे, K बराबर GG स्टार और G का मान होता है 1/R। तो पहले हमको चाहिए प्रतिरोध,
कोई बिलियन आपको दिया है, आपको उसकी चालकता निकालनी है तो पहले आपको आर ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले बात तो यही हो गई कि किसी बिलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात करना है, सर्वप्रथम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्लियर? मैंने प्रैक्टिकली सोचो, प्रायोगिक रूप से सोचो, आपको 1 बिलियन दे दिया मैंने और कुछ नहीं दिया, और आपको 1 बिलियन दे करके मैंने ये कह दिया कि इस बिलियन की चालकता निकालो, है ना? बिलियन समझ गए ना, किसका बिलियन है ये? वैद्युत अपघट्ट का। बार बार कह रहा हूं मैं इस बात को। आपको एक वैद्युत अपघट्ट का जलीय बिलियन दे दिया और कहा कि इस बिलियन की क्या ज्ञात करो, इस बिलियन की चालकता ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको उस बिलियन का क्या निकालना होगा? प्रतिरोध। शब्द को सुन लो ढंग से, के निकालनी है तो बिलियन का चालकता निकालनी है, पहले प्रतिरोध निकालो। अब लड़का ने सोच तो लिया कि मैंने इतना तो समझा दिया कि मैंने जो आपको बिलियन दिया उसका सबसे पहले प्रतिरोध निकालो। लड़के के दिमाग में टेंशन आ गई कि प्रतिरोध कैसे निकालोगे। तो प्रतिरोध निकालने के लिए एक फिजिक्स के उपकरण की हेल्प लेंगे जिसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु ये एक फिजिक्स का उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से जो बिलियन मैंने आपको दिया है, इस बिलियन का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। किस उपकरण की सहायता से ज्ञात करेंगे? व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से। लड़का कहता है साहब कैसे? मैं इनकी फिजिक्स की लैब में जाना, मैंने आपको बिलियन दिया और मैंने कहा इसकी चालकता ज्ञात करो। तो चालकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस बिलियन का क्या ज्ञात करोगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध निकालने के लिए किसकी सहायता लोगे? व्हीट स्टोन सेतु की। तो फिजिक्स की लैब में से जाकर के व्हीट स्टोन सेतु ले आना। व्हीट स्टोन सेतु में 4 बिंदु होंगे, ए बी सी और डी। सही है? यहां एक बिंदु, 4 बिंदु होंगे व्हीट स्टोन सेतु में। ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध लगा होगा, ऐसे बिंदु बी और सी के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा होगा, बिंदु सी और डी के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा होगा, और बिंदु ए और डी के बीच में भी एक प्रतिरोध लगा होगा। तो व्हीट स्टोन सेतु में 4 बिंदु होंगे। क्लियर? 4 बिंदु होंगे, ए बी सी डी। ए और बी के बीच में भी एक प्रतिरोध, बी और सी के बीच में भी एक प्रतिरोध, सी और डी के बीच में भी प्रतिरोध। तो इस तरह से 4 प्रतिरोध लगे होंगे। ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध लगा होगा वो तो पी कहलाएगा। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बात कर रहा हूं, हालांकि फिजिक्स में आपको गुरुजी समझाएंगे इसको और डिटेल में, पर समझ लो फिर भी थोड़ा बहुत। बी और सी के बीच में जो प्रतिरोध लगा होगा उसको क्यू, ए और डी के बीच में जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसको नाम दिया आर, और सी और डी के बीच में जो प्रतिरोध लगा होगा उसको लिखेंगे एस। व्हीट स्टोन सेतु में पी क्यू आर 3 प्रतिरोधों का मान हमें पता होता है। सही है? व्हीट स्टोन सेतु में पी क्यू और आर का मान पता होता है। एस होता है यहां पर अज्ञात प्रतिरोध। क्या होता है? अज्ञात। मतलब इन तीनों प्रतिरोध का मान तो आपको पता है, जैसे इसका 10 ओम, इसका 20 ओम और इसका 40 ओम, पर यह प्रतिरोध कितने ओम का है यह पता नहीं होता। एस होता है यहां पर अज्ञात प्रतिरोध, मतलब जिसका मान हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे? इस व्हीट स्टोन सेतु में इस प्रतिरोध को हटा करके, ठीक है, इसमें कनेक्शन कर देंगे। देखना ढंग से, जहां पर प्रतिरोध लग रहा था अज्ञात प्रतिरोध, कौन सा लग रहा था? एस। वहां पर हमने तार द्वारा ये जोड़ दिया है। ये क्या जोड़ा है? एक कांच की नली जोड़ दी है। ढंग से सुन लेना। उस एस को हटा करके उसके स्थान पर कांच के द्वारा एक कांच की, सॉरी दोबारा सुनो, जो यहां पर अज्ञात प्रतिरोध एस लग रहा होता है उसके स्थान पर एक कांच की नली कनेक्ट कर दी। ये कांच की नली है जिसमें ये 2 प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे हैं।
ठीक है, इसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये भी प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड है छड़, ये भी प्लेटिनम की एक इलेक्ट्रोड है जो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित है। अच्छा, इसमें यहां से ढक्कन हटाएंगे और इसमें उस विलयन को भर देंगे, इस विलयन को। क्लियर? तो एक तरह से मैंने इसमें जो अज्ञात प्रतिरोध था उसके स्थान पर इस विलयन को कनेक्ट कर दिया। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध हैं, P, Q, R और S। अज्ञात प्रतिरोध S को हटा करके उसमें क्या कनेक्ट कर दिया, ये विलयन। कैसे कर दिया? विलयन को एक चालकता सेल में भरा। चालकता सेल समझ गए? चालकता सेल एक कांच की नली है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये चालकता सेल है, इसमें हमने भर दिया, क्या भर दिया? वो विलयन जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, और इसको कनेक्ट कर दिया। व्हीटस्टोन सेतु से ढंग से देखना, अब इस व्हीटस्टोन सेतु में ढंग से देखो, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए ये एसी स्रोत है। व्हीटस्टोन सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है एसी, मतलब ये एसी धारा का स्रोत है, विद्युत धारा डीसी नहीं। इस व्हीटस्टोन सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे एसी। ये कुंजी है, समझ गए मेरी बात है? कुंजी ऑफ ऑन, कुंजी चालू कर दी, ऑन कर दी, विद्युत धारा बहने लग जाएगी व्हीटस्टोन सेतु में होकर के। कुंजी बंद कर दी, विद्युत धारा नहीं बहेगी। यहां पर बीच में एक हेडफोन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हेडफोन। सही है, इसका भी ऐसा ही सिंबल दे देता हूं, समझ जाना। ये क्या लगा हुआ है? हेडफोन, जिसमें आवाज आती है। सही है, तो यहां हेडफोन लगा हुआ है। हेडफोन, हेडफोन मतलब धारा मापी लगती है। वैसे तो देखो व्हीटस्टोन सेतु पर ढंग से सुन लो, बी और डी के बीच में धारा मापी लगाते हैं, पर यहां पर धारा मापी काम नहीं करेगी। धारा मापी एक उपकरण है जो विद्युत धारा का मापन करता है। यहां पर धारा मापी लगती है व्हीटस्टोन सेतु में, पर अब अपन धारा मापी नहीं लगा सकते। धारा मापी तब काम करती है जब विद्युत धारा डीसी हो। एसी विद्युत धारा में धारा मापी काम नहीं करती, तो इसलिए यहां धारा मापी के स्थान पर हेडफोन लगाया है। हेडफोन एक ऐसा उपकरण है जिसमें आवाज आती है। जब विद्युत धारा तेजी से बहेगी, मतलब उच्च मान की बहेगी, तो आवाज आएगी तेज, और विद्युत धारा का मान जैसे जैसे घटेगा आवाज होती चल जाएगी धीमी। तो ये हेडफोन लगा है जो आवाज करता है। देखो एसी ऐसे चलती है, एसी विद्युत धारा ऐसे चलती है, बड़े ध्यान से समझो। एसी विद्युत धारा ऐसे चलती है, छोटी छोटी बातों को समझो। एक बार विद्युत धारा का मान एसी का अधिकतम होता है, फिर कम हो जाता है, फिर विद्युत धारा का मान अधिकतम, फिर कम। तो इस उपकरण से जो ये हेडफोन लग रहा है, ये बताता है हमें कि विद्युत धारा का मान अधिकतम है या कम है। जब विद्युत धारा अधिकतम होती है तो ये जोर की आवाज करता है। जब विद्युत धारा जैसे धीमी होती चल जाएगी, विद्युत धारा का मान एसी है, एसी विद्युत धारा कभी अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम। जब विद्युत धारा अधिकतम होती है तो ये जोर की आवाज करता है। जैसे विद्युत धारा घटती है तो इसकी आवाज घटती चल जाती है। तो ये ऐसे आवाज करता है, एकदम तेज, फिर धीरे धीरे घटती जाती है आवाज, फिर तेज, फिर घटती जाती है, फिर तेज, ऐसे चलता है। तो ये एक हेडफोन है जो हमें आवाज के आधार पर यह सूचना देता है कि विद्युत धारा का मान इस समय ज्यादा है या कम है। विद्युत धारा का मान ज्यादा, आवाज जोर की, विद्युत धारा का मान कम, आवाज धीमी। तो ये हमने पूरा सिस्टम बना दिया। ये सिस्टम क्यों बनाया है? इस विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। इस विलयन को एक चालकता सेल में भरा है और इसको अज्ञात प्रतिरोध के स्थान पर व्हीटस्टोन सेतु में जोड़ दिया। अब आपको ढंग से सुनो, यहां पर 2 समस्याएं आती हैं। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से जब हम इस विलयन का प्रतिरोध निकालते हैं तो 2 समस्याएं आती हैं। ढंग से सुनना, इस विलयन का प्रतिरोध निकालने में अब 2 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या धारा की,
धारा यहाँ पर डीसी के स्थान पर कौन सी काम में लेनी है? एसी। लड़का कहता है अब बात आई कि साहब धारा आपने एसी क्यों काम में ली? धारा पहली समस्या तो यहाँ पर ये आती है, धारा डीसी की जगह एसी काम में लेनी होगी। इस विलयन का प्रतिरोध निकालने में दो समस्या आती हैं व्हीटस्टोन सेतु से। पहली समस्या सुन लो, धारा डीसी की जगह एसी चाहिए। बात आई क्यों? अगर आप डीसी धारा प्रवाहित करोगे तो ढंग से सुनना, इस विलयन में आपको पता है धनायन और ऋणायन है? और अगर ये विलयन में धनायन और ऋणायन है, ये बैटरी का प्लस सिरा मान लो और ये इसका माइनस मान लो। मतलब मैंने कहूं ये प्लस छड़ मान लो और ये माइनस। अरे यार दो अलग अलग छड़ लग रही है ना इसमें, एक प्लस और एक माइनस। अगर मैं डीसी धारा प्रवाहित करता हूं तो सभी ऋणायन तुरंत कहां गमन करेंगे? धनावेशित छड़ की ओर। और सभी धनायन किधर गमन करेंगे? ऋणावेशित छड़ की ओर। अल्प समय में ही विलयन में आयन खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अल्प समय में ही सभी ऋणायन यहां चले जाएंगे धन छड़ पर और सभी धनायन ऋण छड़ पर चले जाएंगे। विलयन में आयन खत्म, विद्युत धारा का प्रवाह बंद। मतलब विद्युत धारा मान लो ऐसे चल रही है तो इस नीचे होकर के विद्युत धारा का बहना बंद हो जाएगा। विद्युत धारा केवल ऊपर होकर के बहेगी। नीचे होकर के विद्युत धारा बहती क्यों बंद हो गई? क्योंकि इसमें आयन खत्म हो जाएंगे, इसलिए नीचे का कनेक्शन कट जाएगा। नीचे का कनेक्शन कट जाएगा। अगर मैं डीसी धारा प्रवाहित करता हूं तो दिक्कत ये आती है, अल्प समय में ही नीचे होकर के इस व्हीटस्टोन में नीचे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। जबकि हमें नीचे भी विद्युत धारा का प्रवाह कराना है तो हम धारा डीसी नहीं, कौन सी लेंगे? एसी। एसी में क्या होता है? एसी धारा इनको बेवकूफ बनाती है। एसी धारा में कभी तो ये छड़ प्लस और कभी माइनस, तुरंत ही ये छड़ प्लस से क्या हो जाती है? माइनस। मतलब एसी धारा में ये छड़ कभी प्लस, फिर कभी क्या बन जाती है? माइनस, फिर कभी प्लस, कभी फिर क्या बन जाती है? माइनस। तो ये आयन बेवकूफ बनते हैं। बेवकूफ कैसे? कि जैसे ये छड़ प्लस बनेगी तो ये इधर गति करेंगे, पर जैसे ये माइनस बनेगी तो ये आयन वापस पीछे गति करने लग जाएंगे। फिर जैसे ये प्लस बनेगी ऋणायन वापस इधर को चलेंगे। मतलब आयनों की इसमें लगातार गति होती रहेगी। अगर एसी धारा प्रवाहित करूं, जब आयनों की लगातार इसमें गति होती रहेगी तो नीचे होकर भी विद्युत धारा एसी बहती रहेगी। मतलब एसी विद्युत धारा तो ऊपर होकर भी बहेगी, नीचे होकर बहेगी। पर डीसी जो है, डीसी अगर आपने प्रवाहित करी इसमें व्हीटस्टोन सेतु में, अगर डीसी प्रवाहित करी तो डीसी इसमें अल्प समय के लिए बहेगी। ये नीचे का कनेक्शन कट जाएगा तो डीसी केवल ऊपर होकर के बहेगी। अल्प समय के लिए डीसी क्यों बहेगी, समझ गए? क्योंकि ये प्लस और माइनस तो वहां स्थायी हो जाएंगे। धनायन इधर गमन कर जाएंगे, ऋणायन इधर, विलयन में से आयन खत्म हो जाएंगे। पर एसी में आयन बेवकूफ बनते रहते हैं, गति करते ही रहते हैं। तो एसी धारा में लगातार नीचे होकर भी एसी धारा तो कंटिन्यू बहती रहती है, पर डीसी कुछ समय बह करके नीचे के ओर डीसी का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद। सिंपल भाषा में कहूं, डीसी धारा प्रवाहित करने पर विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है। सांद्रता कैसे परिवर्तित होगी? अब समय मान लो इसमें मैं डीसी धारा प्रवाहित करूं तो इस समय धनायन और ऋणायन है। कुछ समय बाद क्या होगा? डीसी धारा प्रवाहित करने पर धनायन सभी ऋण इलेक्ट्रॉन पर चले जाएंगे, ऋणायन सभी धन इलेक्ट्रॉन पर चले जाएंगे। विलयन में से आयन खत्म, विलयन की सांद्रता हो जाएगी जीरो। विलय खत्म तो सांद्रता जीरो। मतलब डीसी धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? चालकता सेल में जो विलयन है उसकी सांद्रता, बड़ी बारीकी से सुनो मेरे शब्दों को, बड़ी कठिन बात बता रहा हूं। डीसी धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? चालकता सेल में उपस्थित विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है, पर एसी धारा प्रवाहित करने पर चालकता सेल में उपस्थित विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर ये इलेक्ट्रॉनों के चिन्ह चेंज होते रहते हैं। तो आयन लगातार गति करते रहते हैं, पर ऐसे भगते रहते हैं। ऋणायन कभी इधर भगा, कभी इधर भगा, विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी। समझ रहे हो मेरी बात है? तो हम कौन सी धारा प्रवाहित करते हैं? एसी। तो पहली इस विलयन को प्रतिरोध को ज्ञात करने में पहली समस्या आई धारा की, वो क्लियर। डीसी धारा प्रवाहित करने पर विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है, जबकि एसी धारा प्रवाहित करने पर विलयन की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। अतः व्हीटस्टोन सेतु में एसी धारा प्रयुक्त की जाएगी। दूसरी समस्या धारामापी की। व्हीटस्टोन सेतु में जब डीसी धारा प्रवाहित करते हैं तो धारामापी काम में लेते हैं। अब इसमें क्या काम में लेते हैं? हेडफोन। धारामापी काम नहीं करती है
तो धारामापी के स्थान पर हेडफोन काम में लेते हैं, जो ध्वनि के आधार पर हमें विद्युत धारा के बारे में सूचना देता है। अगर ध्वनि तेज आएगी तो विद्युत धारा प्रबल, और ध्वनि धीमी होती जा रही है तो विद्युत धारा का मान घटता जाएगा। तो इसमें दूसरी बात ये याद रखें। तो एक समस्या तो ये हो गई, धारा एसी चाहिए और धारामापी की जगह पे हेडफोन चाहिए। और दूसरी समस्या बड़े ध्यान से समझ लो, दूसरी समस्या है व्हीटस्टोन सेतु से विलियन को जोड़ने की, जो भी समझा दी मैंने कैसे जोड़ना है। भाई यहां पर ध्यान करो, व्हीटस्टोन सेतु में एस अज्ञात प्रतिरोध लगा होता है। तो दूसरी समस्या है व्हीटस्टोन सेतु से विलियन को जोड़ने की। तो विलियन को कैसे जोड़ना है? विलियन को एक कांच की नली में भरना है जिसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और इस कांच की नली को फिर इससे जोड़ेंगे। इस कांच की नली को कहेंगे चालकता सेल। तो विलियन को जोड़ने की समस्या वो निवारण हो गई, और विद्युत धारा की समस्या भी निवारण हो गई। डीसी की जगह पे एसी समस्या, एसी विद्युत धारा प्रवाहित करनी है इसमें। अच्छा, अब इसमें ये फॉर्मूला लगाना है फिर, P/Q बराबर R/S। एस मतलब ये इसका प्रतिरोध, ये ज्ञात हो जाएगा। आपको PQR के मान ज्ञात है, मैंने पहले कहा है PQR ज्ञात प्रतिरोध है। दोनों में होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तब P/Q बराबर क्या आएगा? R/S। भाई ऊपर से विद्युत धारा चले एसी और नीचे से भी चले, जब दोनों जगह से विद्युत धारा चले ऊपर और नीचे, उस स्थिति में व्हीटस्टोन में ये संबंध काम करता है। फिजिक्स वाले समझाएंगे। P/Q बराबर क्या होगा? R/S। P, Q और R के मान आपको ज्ञात हैं, S का मान आप ज्ञात कर लेना। S का मान क्या आ जाएगा? Q × R/P। S निकलेगा इस विलियन का प्रतिरोध। मतलब सिंपल सा काम है व्हीटस्टोन सेतु से विलियन का प्रतिरोध निकालने का। पहले क्या करना है? विलियन को एक चालकता सेल में भर के अज्ञात प्रतिरोध की जगह जोड़ देना है। सिंपल ही समझ लो, सही है। डीसी की जगह एसी धारा काम में लेनी है, प्रवाहित करनी है ये विद्युत धारा, और निम्न सूत्र P/Q बराबर R/S की सहायता से S अर्थात विलियन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। यहां तक क्लियर? अब विलियन का प्रतिरोध ज्ञात हो गया तो आप फिर K निकाल लोगे। K बराबर फॉर्मूला क्या होता है? G स्टार। अब प्रतिरोध आपने व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से निकाल लिया। भाई P, Q और R के मान आपको ज्ञात है, S का मान तो ज्ञात करना है। S का मतलब इस विलियन का प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो आ गया। R का मान रख दोगे इस विलियन का प्रतिरोध जो आपने यहां से ज्ञात किया। G स्टार है L/A, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और डूबे हुए विलियन का क्षेत्रफल। बीच की दूरी और विलियन का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉनों के विलियन के संपर्क वाला क्षेत्रफल, वो चालकता सेल का हमें पता होता है, वो लिखा होता है चालकता सेल पर। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल इसमें रखा हमने, और K का मान फिर ज्ञात कर लेंगे। उसमें लिखी होती है ना कितनी लंबी नली है, कांच की नली, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी लिखी होती है, और उसमें विलियन कितना आ सकता है, इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल भी उस पर लिखा होता है। वो चालकता सेल से हम K का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। बड़ा उटपटांग टॉपिक है, पर अब इसको आप लिखो। मैं कहता हूं जैसे लिखो, हेडिंग डालो, प्रायोगिक रूप से चालकता का मापन। प्रायोगिक रूप से चालकता का मापन लिखो, मैं बोलता हूं, लिखो किसी विलियन की चालकता, किसी विलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए किसी विलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम, जो मैंने समझाया वही लिखा रहा हूं, तो लिखो किसी विलियन की चालकता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस विलियन का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। उस विलियन का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। यही बात बताई थी मैंने। सबसे पहले विलियन का क्या ज्ञात करेंगे? प्रतिरोध। आगे लिखो, प्रतिरोध को व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध को व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात करते हैं।
सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो। व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करने में, विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करने में दो समस्याएं आती हैं, दो समस्याएं आती हैं। अभी बताई थी मैंने दोनों समस्याएं, है ना। एक तो विलयन को जोड़ने की आती है और एक विद्युत धारा की आती है। दो समस्याएं आती हैं। नंबर 1 डालो, नंबर 1 लिखो। डीसी धारा प्रवाहित करने पर विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है। डीसी धारा प्रवाहित करने पर विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है। सही है, मैंने समझाया था भाई आपको अभी थोड़ी देर पहले। भाई डीसी धारा प्रवाहित करने पर धारा कुछ समय बह करके बंद हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि विलयन की सांद्रता कितनी हो जाती है कुछ समय बाद? 0। धनायन ऋणायन तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर गमन कर जाते हैं, कुछ समय बाद विलयन की सांद्रता 0 हो जाती है। तो डीसी धारा प्रवाहित करने पर विलयन की सांद्रता परिवर्तित होती है। अतः डीसी के स्थान पर एसी धारा प्रयुक्त करते हैं। डीसी के स्थान पर कौन सी धारा प्रयुक्त करते हैं? एसी धारा प्रयुक्त करते हैं। और आगे लिखो, सामान्य धारामापी के स्थान पर, इसी में लिखते चलो, सामान्य धारामापी के स्थान पर हेडफोन प्रयुक्त करते हैं। सामान्य धारामापी के स्थान पर हेडफोन प्रयुक्त करते हैं, जो ध्वनि की तीव्रता के आधार पर, ध्वनि की तीव्रता मतलब आवाज के आधार पर, समझ गए? जो ध्वनि की तीव्रता के आधार पर विद्युत धारा का मापन करता है। मैंने समझाया था, आवाज तेज आएगी तो विद्युत धारा का मान अधिक। जो ध्वनि की तीव्रता के आधार पर विद्युत धारा का मापन करता है। सही है। और नंबर 2 डालो। अब दूसरी समस्या, नंबर 2 लिखो। दूसरी समस्या, व्हीटस्टोन सेतु से दूसरी समस्या व्हीटस्टोन सेतु से विलयन को जोड़ने की है। व्हीटस्टोन सेतु से विलयन को जोड़ने की है। आगे लिखो, विलयन को अज्ञात प्रतिरोध S के स्थान पर जोड़ते हैं। अज्ञात प्रतिरोध S के स्थान पर जोड़ते हैं, S के स्थान पर जोड़ते हैं। आगे लिखो, विलयन को विशेष पात्र के द्वारा, विलयन को विशेष पात्र के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु से जोड़ा जाता है। विशेष पात्र के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु से जोड़ा जाता है। यह पात्र चालकता सेल कहलाता है। यह पात्र चालकता सेल कहलाता है। अरे मैंने समझाया है आपको सभी। लिखो आगे, चालकता सेल एक कांच की नली होती है। चालकता सेल एक कांच की नली होती है जिसके दोनों सिरे पर, जिसके दोनों सिरों पर
दोनों सिरों पर प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, आगे लिखो। इस चालकता सेल में विलयन को भरकर निम्न सूत्र की सहायता से विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लिख लो, इसमें नीचे है ना, कौन सा सूत्र, S बराबर QR/P, ये सूत्र बताया मैंने भाई। आपको ये विलयन का प्रतिरोध हो गया, Q और R और P के मान आपको पता ही है, तो S बराबर QR/P, यहां तक लिख लिया। अब एक काम करो, ये डायग्राम बना लो भाई। व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें देख सकते हो विद्युत धारा AC काम में ली है। ये चालकता सेल है, ठीक है, इसकी सहायता से विलयन को इसमें जोड़ा है। ये पूरा डायग्राम आप इसको बना लीजिए फटाफट। हाँ, तो इसको बना लो। नीचे लिख रहा है ये प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ना, तो इस डायग्राम को बना लो। ठीक है, अब बन गया होगा आपका, वीडियो पॉज करके बना लो। और अब इसके डायग्राम के नीचे लिखो जो मैं बोलने वाला हूं, लिखो। यदि चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L सेंटीमीटर, तथा इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल A है, स्मॉल a, तो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से, ऐसे लिखो, तो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से, लिखो, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात विलयन के प्रतिरोध की सहायता से, विलयन की चालकता निम्न प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे फिर, नीचे लिखो K बराबर GG स्टार। ढंग से रुक जाओ एक मिनट। ये फॉर्मूला है आपके पास, K ज्ञात करना है, G को 1/R, L/A। L और A के मान आपको पता ही है, स्मॉल ए लिख लो, कैपिटल ए लिख लो। A का मान आपको पता ही है, R का मान आपने व्हीटस्टोन सेतु से निकाला, तो इस प्रकार हम K निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना K। तो इन दोनों को फॉर्मूलों को लिख लो नीचे। तो इस तरह से हम विलयन का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, विलयन की चालकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको कि प्रयोग से आप चालकता कैसे निकालोगे विलयन की। क्लियर। व्हीटस्टोन सेतु से प्रतिरोध निकालो, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रॉनों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल रखो, K निकाल लो। क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक।
तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब इसमें देखो, पहले इसको समझने से पहले दो चीज समझ लो। चालकता जो होती है वो समानुपाती होती है आयनों की संख्या। भाई विलयन जो चल रहा है अपना, वो ध्यान कर लो, वैद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन है। आयनों की संख्या ज़्यादा होगी तो चालकता ज़्यादा आएगी। दिमाग में सोच लो, कोई विलयन है उसमें आयन ज़्यादा है, आयन ज़्यादा आएगी तो चालकता ज़्यादा आएगी। और चालकता साथ में डिपेंड करती है, चालकता समानुपाती भी होती है आयनों की गतिशीलता के। ये दिमाग में बैठाओ पहले, या कॉपी में इसको ऊपर लिख लो जिससे आपके समझ में आए। कॉपी में ऊपर लिख लो, अगर विलयन में आयनों की संख्या ज़्यादा है तो चालकता ज़्यादा आएगी, और आयनों की गतिशीलता ज़्यादा है, आयन तेजी से गति कर रहे हैं तो भी चालकता ज़्यादा आएगी। तो चालकता दो चीज़ों पर डिपेंड कर, चालकता एक तरह से आयनों की संख्या के समानुपाती है और चालकता आयनों की गतिशीलता के समानुपाती है। आयन तेजी से गति करेंगे तो भी चालकता ज़्यादा आएगी, और आयनों की संख्या अधिक होगी तो भी चालकता ज़्यादा आएगी। तो ये दोनों आप नोट कर लो। पहले ये कॉपी में ऊपर लिख लो, ऊपर है ना, खाली जगह में लिख लिया। अब पढ़ते हैं चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर? और पहला कारक है, एक एक को ढंग से समझते चलना भाई, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति है, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। वैद्युत अपघट्ट आपको ध्यान होगा, लवण अम्ल क्षार, शुरू में बताया था। वैद्युत अपघट्ट कौन होते हैं? लवण अम्ल क्षार। वैद्युत अपघट्ट जल में अपघटित होकर के क्या देते हैं? आयन। ध्यान करो, लवण अम्ल क्षार जल में अपघटित होकर आयन देते हैं। अब मेरी बात सुनो, वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, ढंग से सुनना भाई, आप समझ लो। एक तो होते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्ट, बात को ढंग से समझना, और एक होते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। ढंग से सुनो, वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत अपघट्ट मतलब लवण अम्ल क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनका जल में 100% वियोजन होता है। 100% वियोजन होता है जल में, वे तो प्रबल। आपको पता ही है किसी वैद्युत अपघट्ट को, जैसे NaCl है, एक लवण है, इसको जल में डालोगे तो ये टूटेगा Na+ और Cl- में। प्रबल वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनका जल में 100% वियोजन होता है। मतलब जैसे एक विद्युत अपघट्ट है आपके पास, मान लो ये कोई विद्युत अपघट्ट है, 5 ग्राम है, इसको जल में डाला तो पूरा की पूरा 5 ग्राम धनायन और ऋणायन में टूट गया, तो उसका वियोजन कितना हुआ? 100%। मतलब 5 ग्राम मेरे पास वैद्युत अपघट्ट था, पानी में डालने पर पूरा 5 ग्राम धनायन और ऋणायन में टूट गया, तो उसका वियोजन कितना हुआ? 100%। और ऐसा विद्युत अपघट्ट कहलाएगा प्रबल। सिंपल भाषा में कहूँ, वे वैद्युत अपघट्ट जिनका जल में 100% वियोजन होता है, मतलब पूरा की पूरा वैद्युत अपघट्ट धनायन व ऋणायन में टूट जाता है, ऐसा वैद्युत अपघट्ट कहलाता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट। बात है साहब, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है? जिसका वियोजन जल में 100% वियोजन नहीं होता, जिसका जल में 100% वियोजन नहीं होता वो दुर्बल। जो जल में 2% 3% टूटे, जैसे 5 ग्राम लिया मैंने कोई वैद्युत अपघट्ट और जल में मात्र 1 ग्राम ही वियोजित हुआ, 4 ग्राम वियोजित नहीं हुआ, जो जल में पूरा की पूरा धनायन और ऋणायन में नहीं टूटा, वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। फिर लड़के के भाग में बात आई कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। उदाहरण, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के उदाहरण है सभी लवण। आप कोई सा भी लवण ले लो और उसको जल में डालो, वो सभी लवण 100% वियोजित होंगे, मतलब पूरे का पूरा लवण धनायन और ऋणायन में टूटेगा। तो सभी लवण, और ध्यान रखना प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार इसके उदाहरण हैं।
प्रबल अम्ल ध्यान रख लो, याद रख सको तो, नहीं कॉपी में ऊपर लिख लिया करो। प्रबल अम्ल है HCl HX, HX का मतलब समझ गए, HF HCl HBr और HI। ये जो HX हैं HCl HBr HI HF, ये प्रबल अम्ल है। H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है, और HClO4 इसको बोलते हैं, देखो ये तो है हाइड्रोजन हैलाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HClO4 परक्लोरिक अम्ल। कौन सा? परक्लोरिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल है। और प्रबल क्षार है NaOH, KOH, RbOH, CSOH और BaOH का होल ट्वाइस। ये 5 लिखे मैंने, BaOH का होल ट्वाइस, ये प्रबल क्षार है। तो अब तुम ध्यान से देख लो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कौन कौन से हैं। सभी लवण और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल है HX हाइड्रोजन हैलाइड, H2SO4 HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HClO4 परक्लोरिक अम्ल। और प्रबल क्षार है NaOH, KOH, RbOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड और BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल क्षार हैं। इनके अलावा कोई भी अम्ल या क्षार आ गया वो दुर्बल होगा। जैसे मैंने कहा अम्ल HCN, तो तुरंत समझ जाओ दुर्बल अम्ल है। मैंने कहा एसिटिक अम्ल CH3COOH, बताओ कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। इनके अलावा कोई भी अम्ल या क्षार आ जाए, इनके अलावा वो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होगा। क्लियर? तो सभी लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो हैं, इनका जल में 100% वियोजन होता है। पानी में डालने पर ये पूरी तरह 100 की 100% धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के उदाहरण कौन बचे? अब आप समझ जाओ। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार इसके उदाहरण होंगे। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, सही है। इनके अलावा जो भी कोई अम्ल या क्षार है वो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होगा। मैंने कहा क्षार CaOH का होल ट्वाइस, बताओ कैसा क्षार है? दुर्बल। मैंने कहा NH4OH कैसा क्षार है? दुर्बल। उनमें थोड़ी है ये। तो जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार है सभी वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। इनका जल में 100% वियोजन नहीं होता है। अब बात को समझ लो, मैंने अब तक क्या समझाया। वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जिनका जल में 100% वियोजन होता है। उसके उदाहरण हैं सभी लवण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। इनको लिख लेना कॉपी में, ऊपर है ना। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट मैंने बताए वे वैद्युत अपघट्ट जिनका जल में 100% वियोजन नहीं होता है। इसका उदाहरण है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। बात आगे सुनो। हम पढ़ रहे हैं चालकता को प्रभावित करने वाला कारक, और इसमें पहला है वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का विलयन है, सुनो पहले, मान लो आपके पास एक विलयन है, किसका? प्रबल वैद्युत अपघट्ट का। प्रबल वैद्युत अपघट्ट का विलयन है, बताओ इसमें, इस विलयन में प्रबल वैद्युत अपघट्ट का 100% वियोजन हुआ होगा। अरे प्रबल वैद्युत का जलीय विलयन है प्रबल वैद्युत अपघट्ट का, और प्रबल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन होता है 100%, और 100% वियोजन होता है तो आयन क्या आएंगे? ज़्यादा। अरे वियोजन 100% पूरा की पूरा टूट रहा है, आयनों की संख्या ज़्यादा, और आयनों की संख्या ज़्यादा तो चालकता ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट को पानी में डालोगे तो वो 100% वियोजन होगा, आयनों की संख्या ज़्यादा आएगी, चालकता ज़्यादा आएगी। और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को पानी में डालोगे तो उसका पूर्ण वियोजन नहीं होगा, 100% वियोजन नहीं होगा, आयन कम आएंगे, चालकता कम आएगी। तो चालकता को समझ सकते हो आप, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति भी प्रभावित करती है। अगर वैद्युत अपघट्ट प्रबल वैद्युत अपघट्ट है तो चालकता का मान ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन होगा 100%, आयनों की संख्या आएगी ज़्यादा और चालकता ज़्यादा। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का विलयन है, उसकी चालकता कम आएगी क्योंकि उसका वियोजन कम होगा, आयनों की संख्या उस विलयन में कम होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था चालकता आयनों की संख्या के समानुपाती। तो आप समझ सकते हैं वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति आयनों की
वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति जो है वो चालकता को प्रभावित करती है। क्लियर? तो अब इसको लिखते हैं। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 डालो, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। और अब इसमें लिखो पूरा लिखाता हूं मैं, है ना। चलो लिखो, इसमें डाल दिया हेडिंग, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। नंबर 1 चालकता को प्रभावित करने वाला कारक। नंबर 1 कौन सा? वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। फटाफट हेडिंग डाल दो, ठीक है। अब इसमें लिखो वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल वैद्युत अपघट्ट। नंबर 1 प्रबल वैद्युत अपघट्ट। लिखो इसमें डैश करके, वे वैद्युत अपघट्ट जिनका जल में, वे वैद्युत अपघट्ट जिनका जल में 100% वियोजन, 100% वियोजन अर्थात पूर्ण वियोजन होता है। पूर्ण वियोजन होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। उदाहरण लिख लो, एग्जाम्पल, सभी लवण, कैसा भी लवण आ जाए, सभी लवण, कौमा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, ये इसके उदाहरण हो गए। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मैंने आपको बता दिए हैं। आप एक काम करो, कॉपी में ऊपर नोट कर लो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कौन कौन से हैं, इनको लिख लो। अब लिख लो, सोता रहेगा क्या, जग जा, लिख। लिख लिया? जल्दी लिख लो यार। वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। फिर कह रहा हूँ, अबे ये नहीं टीचर को ने खुश कर दें, बढ़िया सा कमेंट, टीचर कैसा पढ़ाता है, मज़ा आया नहीं आया। टीचर को उत्साहित करने की कोशिश नहीं करते। एनर्जी ड्रिंक मिलती है तुम्हारे कमेंट से टीचर को। ऐसा कमेंट किया करो फाड़ के निकल जाए। नहीं करेंगे साहब, नहीं करेंगे। कमेंट करने से उंगलियों में दर्द हो जाएगा, उंगलियों से तो लिखना पड़ेगा। लाइक तो करते ही नहीं है। टीचर को लाइक करें तो वीडियो को लाइक करें, हम तो दुश्मन है ना। नंबर 2 डालो। चलो अब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट लिखो इसमें, वे वैद्युत अपघट्ट जिनका, वे वैद्युत अपघट्ट जिनका जल में, वे वैद्युत अपघट्ट जिनका जल में 100% वियोजन नहीं होता है। 100% वियोजन नहीं होता है अर्थात पूर्ण वियोजन नहीं होता है। पूर्ण वियोजन नहीं होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल,
दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार लिख लिया। अब अगली लाइन से आ जाओ, एक लाइन छोड़ के लिखो, नहीं तो लिखो, इसमें एक लाइन छोड़ करके लिखो। वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति चालकता को प्रभावित करती है। वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति चालकता को प्रभावित करती है। चालकता को प्रभावित करती है। हर चीज को समझ के पढ़ो, बार बार कहता हूं समझ के पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे समझ के। लिख लिया, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति चालकता को प्रभावित करती है, लिखा। अब आगे लिखो, इसमें लिखो, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का जल में पूर्ण वियोजन नहीं होता है। पूर्ण वियोजन नहीं होता है, अतः आयनों की संख्या कम प्राप्त होने से, पूर्ण वियोजन नहीं होता है। दोबारा बोल देता हूं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का पूर्ण वियोजन नहीं होता है, अतः आयनों की संख्या कम प्राप्त होने से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता कम होती है, कम होती है। लिख लिया, आगे लिखो। प्रबल वैद्युत अपघट्ट का जल में पूर्ण वियोजन होता है, जल में पूर्ण वियोजन होता है, अतः आयनों की संख्या अधिक प्राप्त होने से, आयनों की संख्या अधिक प्राप्त होने से प्रबल वैद्युत अपघट्ट के विलयन की, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता अधिक होती है, अधिक होती है। क्लियर? तो एक कारक हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा कारक पढ़ेंगे। कर दो लाइक यार, कर दो, कमेंट भी कर दो। चलो भाई, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक, डालो हेडिंग, आयनों का आकार व विलायक योजन। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक चालकता को, डालो हेडिंग, आयनों का आकार व विलायक योजन। ठीक है? तो दोस्तों, आपको कैसा लगता है, कैसे मज़े आते हैं, कमेंट बॉक्स में डालें। अब हम पढ़ा तो कहूँगा नहीं, इसको लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा टॉपिक है, आध घंटा 1 पौन घंटा चाहिए इसे समझाने के लिए। तो अब मैं विदा चाहूँगा, आपसे कल मिलूँगा। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है? तीसरी लहर की संभावना बन रही है, कोरोना के आने की, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, संभावना पढ़ने में मिल रही है, टीवी में आ रही है। सावधानी से रहें, मास्क लगा कर रहें, बाहर घूमने जाएं तो, है ना? ठीक है? अब हम आपसे कल मिलेंगे इसी समय 9 बजे। ओके।